हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बीपलो अपने नोटबुक में मैथ सॉल्व करते हुए अनमोल से बोला, वैसे आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। अनमोल अपने लैपटॉप में कुछ करते हुए बोला, प्लस और प्लस क्या होते हैं? बीपलो अचानक अनमोल के सवाल पूछने पर कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, जिस पर रिया बीपलो के सिर पर मारते हुए कहती है, सच में गधा है और प्लस इक्वल प्लस होता है। बीपलो अपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मैं बताने वाला था ना। तुमने मुझे मारा क्यों, मोटी कहीं की। रिया बीपलो की बात पर मुंह बनाते हुए बोले, हाँ पता है कितना बताने वाले थे, इसलिए तो इस तरीके से गहरी विचार में खो गए थे, जैसे किसी ने तुमसे बहुत बड़ा जीवनी पूछ लिया। बीपलो अनमोल को घूरते हुए बोला, आप जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना, ताकि रिया के सामने मेरी इंसल्ट हो जाए। अनमोल टाइम की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों जाओ यहाँ से, 9 बज गए हैं, बाकी कल करेंगे। बीपलो अनमोल की बात पर कुछ सोचकर बोला, आपने मुझे मैथ का सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अनमोल बीपलो की तरफ देखते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। बीपलो अनमोल की बात पर बोला, अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं जाकर रिया और आपकी वाली बात बता दूंगा। रिया बीपलो को मारते हुए बोली, अक्कल के गड्ढे, पागल कहीं के, हर बार तुम मुझे बीच में क्यों लेकर आते हो। बीपलो रिया से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर चार्ली आ जाता है। रिया चार्ली की तरफ देखते हुए बोली, देखो चार्ली, आज गलती वाफी की है। चार्ली रिया की बात को समझते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अचानक अनमोल छींकने लगता है। अनमोल को छींकता हुआ देखकर रिया बोली, आपको क्या हुआ सर? अनमोल चार्ली की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ, मुझे एलर्जी है कुत्तों से। रिया अनमोल की बात पर बुदबुदाते हुए बोली, वाह क्या बात है, इन्हें खुद से भी एलर्जी है। अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, इस कुत्ते को निकालो यहाँ से। रेदर तुम दोनों ही निकलो यहाँ से, मुझे पूरे रूम को सैनिटाइज करना पड़ेगा। बीपलो चार्ली को अपनी गोद में उठाकर अनमोल से बोला, आपको मेरे चार्ली से एलर्जी है। अनमोल चीखते हुए बोला, आछी, अरे इडियट, मुझे सारे कुत्तों से एलर्जी है, सिर्फ तुम्हारे कुत्ते से नहीं। बीपलो अनमोल की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, ज़रूर आपकी तबीयत खराब होगी, या फिर कह सकते हैं आपकी उम्र हो रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाइए। इतना कहकर बीपलो चार्ली को लेकर अनमोल के कमरे से जल्दी से भाग जाता है। बीपलो को भागता हुआ देखकर रिया जल्दी जल्दी बुक उठाकर जाने लगती है, जिस पर अनमोल उसके हाथ को पकड़कर कहता है, रुको। रिया छोटा सा मुंह बनाकर अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया, मुझे क्यों रोक रहे हो? अनमोल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम क्या बुदबुदा रही थी खुद में कि मुझे खुद से कैसे एलर्जी हो गई? यू मीन आई एम ए डॉग? अनमोल की बात पर रिया जल्दी से बोली, मैं आपको कुत्ता कब कह रही हूँ, आप खुद को कह रहे हो। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरे सामने ज़्यादा अकल चलाने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिया सारे बुक्स को उठाकर कसकर पकड़ते हुए बोली, वैसे भी आपसे कुछ कहना बेवकूफ़ी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रिया जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाती है। अनमोल जाती हुई रिया को देखकर अपने दांत पीस कर बोला, मैं किसी दिन इस लड़की को जान से मार दूंगा,
मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इतना कहकर अनमोल एक गहरी सांस लेता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय का कमरा में महक किचन में थी, जिस कारण मृत्युंजय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कुछ कर रहा था। तभी महक अंदर आ जाती है। मृत्युंजय खुद में इतना खोया हुआ था कि उसे महक के आने का एहसास ही नहीं होता। महक मिरर में मृत्युंजय को देखती है कि उसकी नज़र मृत्युंजय के लेफ्ट बेली पर लगे चोट पर जाती है। महक मृत्युंजय की तरफ आते हुए बोली, आपको ये चोट कहाँ लगी है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मृत्युंजय अचानक महक की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा जाता है और जल्दी से कपड़ा नीचे करने लगता है, जिस पर महक उसके हाथ को पकड़कर कहती है, रुकिए। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है। मृत्युंजय की बात पर महक उसे घूर कर देखती है तो मृत्युंजय चुपचाप खड़ा हो जाता है। महक मृत्युंजय का टी-शर्ट ऊपर कर उसके जख्म को देखती है, जिसमें स्टिच लगे हुए थे और हल्का खून भी था। मृत्युंजय के जख्म को देखते हुए महक का दिमाग क्लिक करता है और महक मृत्युंजय को घूरते हुए कहती है, इसका मतलब कल रात को जो मैंने कॉटन और एंटीसेप्टिक वॉशरूम में देखे थे इसी के थे, ठीक कहा ना? और आपने झूठ बोला कि आपकी उंगली में चोट लगी है। मृत्युंजय अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोला, ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है महक, तुम परेशान मत हो, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। महक मृत्युंजय को चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करके बोली, इधर उधर देखना बंद कीजिए और ये बताइए आपको ये चोट कहाँ लगी? काफ़ी गहरा है, टाके लगे हैं इसमें। मृत्युंजय महक के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, इसलिए नहीं बता रहा था, तुम परेशान हो जाती हो। मृत्युंजय की बात पर महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप मुझे नहीं बता रहे हो ना, आपको चोट कहाँ लगी है? ठीक है, मैं अभी जाकर चाची को बताती हूँ, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। इतना कहकर महक वहाँ से जाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है तो महक सीधा मृत्युंजय के सीने से जा लगती है। मृत्युंजय महक को कमर से कसकर पकड़ते हुए बोला, बस करो, धमकी दे रही हो मुझे, मत बताओ किसी को, परेशान हो जाएंगे सभी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा सबको परेशान करना? महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, और आपको मुझे परेशान करना अच्छा लगता है? मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था क्योंकि तुम परेशान हो जाती। महक अपनी आंखों में नमी लिए बोली, कितनी गहरी चोट है, आपको दर्द हो रहा होगा। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अब ये तुम्हारी आंखों से कंचे नीचे गिरे ना तो बहुत डांटूंगा तुम्हें, हर बात पर रोना जरूरी होता है। महक जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आप मुझे बताओ आपको चोट कैसे लगी? मृत्युंजय महक को गले लगाते हुए बोला, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब परेशान होना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महक मृत्युंजय से दूर होते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो, चाकू के निशान है वो, मुझे अच्छे से पता है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम स्पेशलिस्ट भी बन गई कि तुम्हें पता है चोट किससे लगी है? महक कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय कन्फ्यूजन में उसे जाता हुआ देखकर रह जाता है। कुछ देर बाद महक वापस आती है, उसके हाथ में कांच
चाकू और कैंची थे। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, हो, चाकू से लगा है मुझे, अब प्लीज़ मुझे डेमो मत दिखाओ। महक चाकू को पकड़कर मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, तो चलिए, इज्जत के साथ बताइए किसने किया ये सब। एक्सीडेंट नहीं था ना, इसलिए आप मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, एक्सीडेंट नहीं था, मुझ पर हमला हो गया था जिससे हल्की सी चोट लगी थी। और ये कहते हुए मृत्युंजय चुप हो जाता है क्योंकि महक उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, यार, अब तुम टिपिकल बीबी की तरह बिहेव करना बंद करो। महक चाकू टेबल पर रख कर बोली, सुनिए, कोई भी रिलेशन टिपिकल नहीं होता। सामने वाला पर्सन आपकी खुशी, आपका दर्द और आपकी सुकून, हर एक चीज़ को देखना चाहता है, तब जाकर वो आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाता है। मानती हूँ कि आपको बहुत खतरे हैं, लेकिन प्लीज़ एटलीस्ट फैमिली के बारे में सोचा कीजिए। आप अकेले नहीं हो, मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ, नहीं देख सकती आपको दर्द में। ये कहते हुए महक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मृत्युंजय महक के आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बस रोना बंद करो। अगर दोबारा ऐसा कुछ भी होता है तो मैं पक्का तुम्हें बताऊंगा। प्लीज़, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। महक मृत्युंजय की बात पर भीगी पलकों से उसे घूर देखते हुए बोली, तो बताइए किसने किया ये सब। मृत्युंजय महक को कुछ खाने के लिए मुंह खोलता है कि कोई कमरे का दरवाज़ा पर नॉक करता है। मृत्युंजय महक से बोला, कोई आया है। महक जाकर दरवाज़ा खोलती है, तब तक मृत्युंजय अपने कपड़े ठीक कर लेता है। बाहर वैशाली खड़ी हुई थी। महक वैशाली को देखते हुए बोली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो भाई के साथ होना चाहिए। वैशाली अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हम लोगों की ननद आई है सूटकेस लेकर। इधर सारंग विलम मीरा चुपचाप हॉल में बैठी हुई थी। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और सूटकेस सोफे के बगल में पड़ा हुआ था। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मीरा, इतनी रात को आने की? महक मृत्युंजय की बात को पूरा होने से पहले ही उसे घूर कर देखती है तो मृत्युंजय अपने लैंग्वेज को चेंज करते हुए कहता है, मीरा, इतनी रात को तुम अकेले घर से क्यों निकली? मीरा मृत्युंजय की बात पर बोली, मैंने मित्तल मेंशन छोड़ दिया है। रचना मीरा की बात पर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा पति कहाँ है? मीरा नाराज़गी से बोली, अगर मैं यहाँ पर अकेले आ गई हूँ तो क्या दिक्कत हो गई है? चाची, मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया है। विप्लो रिया के कान में धीरे से बोला, मोटी, ऐसा नहीं लग रहा जैसे सास बहू ड्रामा की तरह मीरा पति से झगड़ा होने के बाद मायके आकर बैठ गई हो। रिया विप्लो को घूरते हुए बोली, तू ना अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाया कर, बापी के बच्चे। चुपचाप रह, यहाँ पर सिचुएशन देख रहा है कितना सीरियस है। विप्लो रिया की बात पर मुंह बनाते हुए सब लोगों की तरफ देखने लगता है। मृत्युंजय मीरा की पूरी बात सुनकर अच्छे से समझ जाता है कि आखिर में हुआ क्या है, इसलिए वो मीरा से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाओ और आराम करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परसों हम लोग केरल के लिए निकल रहे हैं। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि रात को इतनी लेट आने, वो भी कशिश से झगड़ा करके।
सुनने के बावजूद मृत्युंजय मीरा से कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा। राजेंद्र जी मृत्युंजय की बात पर बोले, लेकिन जय पहले पूरी बात तो सुनो। मृत्युंजय गजेंद्र जी के बात को बीच में काट कर बोला, मैं कशिश से बात कर रहा लूँगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय की बात पर बाकी अब कोई भी सवाल नहीं करता। अदिति मीरा के पास जाकर बोली, आप मेरे साथ रहोगे ना, क्योंकि मैं आपके कमरे में रहती हूँ। मीरा अदिति की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं अदिति, तुम वहीं पर रहो, मैं गेस्ट रूम में रह जाऊंगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।